आज हम बात करेंगे पिपरा विधानसभा की। जी हां, पिपरा विधानसभा बिहार के एक महत्वपूर्ण विधानसभा में आता है और पूर्वी चंपारण लोकसभा के पूर्वी चंपारण जिले में ही है पिपरा विधानसभा। और फिलहाल यहां श्याम बाबू प्रसाद यादव हैं विधायक, जो बीजेपी से आते हैं। इस बार क्या कुछ समीकरण होंगे, क्या यहाँ का इतिहास होगा, इन तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, पिपरा विधानसभा के समीकरणों को, वहां के इतिहास को और इस बार उसका क्या असर होगा, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जब हम पिपरा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज स्पष्ट करने की है कि हम जिस पिपरा विधानसभा की आज बात कर रहे हैं ये पूर्वी चंपारण जिले में है। दरअसल पिपरा नाम से बिहार में दो विधानसभा क्षेत्र है, एक पूर्वी चंपारण में जिसकी हम आज चर्चा करेंगे और एक पिपरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो सुपौल में है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो पूर्वी चंपारण के पिपरा की अगर हम बात करें तो यहां जो पहला चुनाव हुआ था वो 1957 में हुआ था, तब ये सामान्य सीट थी। लेकिन दो चुनाव के बाद पिपरा विधानसभा सीट को अनुसूचित जाति आरक्षित सीट कर दिया गया, मतलब कि 1967 से ये एससी आरक्षित सीट जो है वो हो गई। फिर वहां से चुनाव चलता रहा। 2005 में जो अक्टूबर में चुनाव हुआ तब तक पिपरा विधानसभा की जो सीट है वो एससी आरक्षित सीट ही रही। लेकिन फिर नया परिसीमन होता है 2008-9 में और फिर जो है ये सीट एक बार वापस सामान्य सीट जो है वो बन जाती है। अब अगर हम इसे देखें तो पिपरा विधानसभा क्षेत्र में जो जीत का आगाज है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने किया था। पहली जीत कम्युनिस्टों के नाम रही, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक लगाई। तो यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक रेस जैसी चीज आपको देखने को मिलेगी। शुरुआती सालों में पहले आपको कम्युनिस्ट ने जीत हासिल की, फिर हैट्रिक लगाई कांग्रेस ने, फिर सीपीआई ने वापसी की, दो चुनाव जीते, तो फिर कांग्रेस ने बाजी पलट दी, फिर दो चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती। ये सब होते होते साल 1985 का चुनाव हो चुका था। 1989 में बिहार में राजनीति ने करवट ले लिया था और जो आप कहते हैं सामाजिक न्याय का नारा बुलंद हो रहा था और कई जनता नामधारी पार्टियां जो है इस समय सामने आ गई थी। और यही वजह है कि 1990 और 1995 में जो है यहां से जनता दल को सफलता मिली, जो कि सामाजिक न्याय का नारा बुलंद करने के लिए जानी जाती है। फिर 2000 में जीत मिली राष्ट्रीय जनता दल को। अब क्या होता है कि साल 2005 से हम आते हैं और 2005 से पूरी कहानी बदल जाती है। मतलब 21वीं सदी में अगर पिपरा की हम बात करें तो यहां सिर्फ कमल खिला है, मतलब कमल को लगातार जीत मिलते रही है। इसके अलावा जब आप पिपरा विधानसभा क्षेत्र को देखते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसने कांग्रेस को मौका दिया, सोशलिस्टों को मौका दिया, लेफ्ट को अवसर दिया, फिर राइट आ गया। पिछला चुनाव तो लेफ्ट और राइट के बीच में हुआ जिसमें बीजेपी राइट जो है उसको जीतने में कामयाबी मिली। पिपरा विधानसभा क्षेत्र में जो जनता है वो बहुत ज्यादा दिनों तक किसी पर विश्वास करते हुए दिखी भी नहीं है। हालांकि पार्टी के तौर पर आपको दिख जाता है कि 2005 से जितने चुनाव हुए सभी पिपरा में बीजेपी ने जीते, लेकिन आप प्रत्याशी के तौर पर देखिए तो यहां पर जो अधिकतम जीत किसी प्रत्याशी ने हासिल की है तो वो दो ही जीत है। किसी ने आज तक पिपरा विधानसभा क्षेत्र में दो से ज्यादा बार जीत हासिल नहीं की है। अगर आप देखिए तो यहां पर बीगूराम, तुलसीराम, नंदलाल चौधरी, सहदेव पासवान, कृष्णनंदन पासवान और श्याम बाबू प्रसाद यादव सभी दो दो बार चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। अब तक पिपरा में कुल 16 चुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस को 5 बार सफलता मिली है, बीजेपी दूसरे नंबर पर है जिसको 4 बार कामयाबी मिली है,
3 बार सीपीआई ने भी ये सीट जीती है, जनता दल को 2 बार सफलता मिली है, तो आरजेडी और जेडीयू ने एक एक बार कामयाबी हासिल की है। तो अगर इसे आप विचारधारा में बांट कर देखें तो कांग्रेस विचारधारा 5 बार सफल रही। इसके बाद आपको बीजेपी की जो विचारधारा है उसको 4 बार कामयाबी मिली, लेफ्ट की विचारधारा को 3 बार कामयाबी मिली और सोशलिस्टों को 4 बार जो है यहां से सफलता मिली है। अब अगर हम यहां पर यह देखें कि जो पिपरा विधानसभा क्षेत्र है, यहां पर जो 2010 से जो 3 चुनाव हुए हैं, जब से ये सीट वापस से सामान्य सीट बनी है, तो वहां आंकड़े हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। 2010 में यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर जेडीयू ने अपना प्रत्याशी दिया था। अवधेश प्रसाद कुशवाहा जो हैं यहां जेडीयू के कैंडिडेट थे, 40,099 वोट उनको आए, 32.78%। और आरजेडी से प्रत्याशी थे सुबोध यादव, 28,212 वोट उनको भी आए, 23.06% वोट। और सीपीआईएम के राजमंगल प्रसाद को आए 9,254 वोट, मतलब 7.5% वोट। हालांकि यहां पर अगर आप देखें तो ये चीज दिखती है कि ये जो एक ट्रायंगुलर फाइट हुई उसमें अवधेश प्रसाद कुशवाहा को जो है 11,887 वोटों से जीत मिली। मंत्री भी बनाए गए, लेकिन फिर एक वीडियो उनका वायरल हुआ और फिर जो है 2015 में उनका टिकट कटा और जेडीयू ने जो है कृष्ण चंद्र को यहां से प्रत्याशी बनाया। लेकिन 2015 में परिस्थितियां बदल चुकी थी। जेडीयू ने प्रत्याशी तो कृष्ण चंद्र को बनाया, लेकिन वो महागठबंधन के प्रत्याशी थे, क्योंकि उस समय जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी ने यहां अपना प्रत्याशी उतारा, फिर से श्याम बाबू प्रसाद यादव जो है वो यहां पर प्रत्याशी बनाए गए। श्याम बाबू प्रसाद यादव को आए 65,552 वोट, मतलब कि 38% वोट। आपको कृष्ण चंद्र जो आपको जेडीयू के प्रत्याशी थे उनको 61,622 वोट, मतलब कि 35.72% वोट। और राजमंगल प्रसाद को आ गए 8,366 वोट, मतलब कि 4.85% वोट। और एक छोटी जीत जो है एक कांटे के मुकाबले में बीजेपी को मिली और श्याम बाबू प्रसाद यादव 3,930 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। अगर उस समय महागठबंधन में सीपीआईएम भी हुई होती तो परिणाम यहां बदल सकता था, लेकिन वो अलग लड़ रही थी, तो फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर देखने को मिला। फिर आता है 2020 का साल, मतलब पिछले चुनाव की हम बात कर रहे हैं। उस समय जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में आ चुका था, तो उधर आरजेडी कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया था। लेकिन इन सब के बीच अवधेश प्रसाद कुशवाहा निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। श्याम बाबू प्रसाद यादव को आते हैं 88,587 वोट, मतलब कि 44.2% वोट। मतलब कि 2015 से उन्होंने अपना मत प्रतिशत जो है वो लगभग 6.2% बढ़ा लिया। राजमंगल प्रसाद यहां पर 80,410 वोट लाने में कामयाब होते हैं, मतलब कि 40.1% वोट। और अवधेश प्रसाद कुशवाहा को 6,940 वोट आते हैं, 3.5% वोट। और श्याम बाबू प्रसाद यादव 8,177 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं, लगातार दूसरी बार। तो अब अगर आप देखिए कि अगर अवधेश प्रसाद कुशवाहा जाति से और राजमंगल प्रसाद भी कुशवाहा, तो अगर
अवधेश प्रसाद कुशवाहा ने 6,940 वोट नहीं लाए होते, वो वोट अगर सीपीआईएम की तरफ शिफ्ट होता तो वैसी स्थिति में मुकाबला जो है बहुत कांटे का होता। तब जो है 1700-1800 का ही मार्जिन जो है वो रह जाता। और ये दिख रहा है कि पिपरा में जो फाइट है वो क्लोज होती चली जा रही है, क्योंकि जब इस बार आप 2024 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें देखें तो राधा मोहन सिंह जैसे बीजेपी के कद्दावर नेता यहां पर चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने डॉक्टर राजेश कुशवाहा थे। तो जो जीत का लीड का मार्जिन बल्कि राधा मोहन सिंह का 4,495 मतलब लगभग 4,500 वोट का ही रहा, जो ये बता रहा है कि यहां मुकाबला जो है अब रोचक और रोमांचक होता चला जा रहा है। यहां से अगर संभावित उम्मीदवारों की बात कीजिए तो बहुत ज्यादा गुंजाइश यहां दिखती नहीं है, क्योंकि ये सीट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही थी पिछली बार, तो संभावना यही है कि फिर से वही लड़ेगी, क्योंकि हार जीत का मार्जिन 8,177 वोट ही है और फाइट जो है क्लोज हुई है। तो राजमंगल प्रसाद एक बार फिर जो है सीपीआईएम के चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि आरजेडी से दावेदारों की फौज है, सभी को जो है टिकट चाहिए। संजय निराला हैं, सुबोध यादव हैं, श्री बाबू प्रसाद यादव हैं, इसके अलावा आप अगर देखें तो अरुण कुशवाहा की भी चर्चा हो रही है, जो कि अवधेश प्रसाद कुशवाहा के बेटे हैं। नागार्जुन प्रसाद कुशवाहा हैं, भाग नारायण प्रसाद भी हैं। तो सभी जो है कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन लगता यही है कि यहां से सीपीआईएम ही चुनाव लड़ेगी और राजमंगल प्रसाद उसके प्रत्याशी होंगे। जहां तक बीजेपी की बात है तो सिटिंग विधायक का टिकट कम कटता है और इसीलिए उम्मीद है कि श्याम बाबू प्रसाद यादव ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। अब यहां का जातीय समीकरण देखते हैं और जातीय समीकरण यहां का बहुत दिलचस्प है, और दिलचस्प इसलिए है उदय कि बीजेपी कैंडिडेट देती है श्याम बाबू प्रसाद यादव, जो एमओवाई कॉम्बिनेशन के वाई से जो है वोटों की सेंधमारी कर लेते हैं, और सीपीआईएम कैंडिडेट देती है राजमंगल प्रसाद को, जो कुशवाहा जाति से आते हैं, जो बीजेपी और एनडीए के परंपरागत वोटर्स हैं, जो नीतीश कुमार को वोट करते हैं कुशवाहा जाति के लोग, उसमें से जो है वो वोटों की सेंधमारी कर लेते हैं। तो ये बड़ा ही दिलचस्प स्थिति आपको पिपरा विधानसभा क्षेत्र में दिखेगा। यहां पर जो एक अनुमान के अनुसार जो एससी वोटर्स हैं वो 15.89% हैं, मुस्लिम 12.1% हैं, यादव 15 से 16% हैं। तो जो एमवाई का जो जोड़ होता है वो 27 से 28% का होता है। इसके अलावा सहनी भी यहां 9 से 10% है, मतलब मल्लाह केवट सबको मिलाकर सिर्फ सहनी सरनेम जो है वो 8.2% वोटर्स का है। सामान्य जाति की बात करें तो राजपूत 5 से 6%, भूमिहार 4 से 4.5%, ब्राह्मण 3.5 से 4%। तो सामान्य जाति के वोटर्स का जो कुल योग आता है वो 13-14% के आसपास आता है। कुशवाहा यहां पर 11.5 से 12.5% हैं, और यही वजह है कि सीपीआईएम जो है वो कुशवाहा कैंडिडेट देती है। कुर्मी 1-2% हैं, तो जो कोयरी कुर्मी को मिलाकर 12.5 से 13.5%, और वैश्य जो है 12 से 14%। सिर्फ शाह सरनेम आप देखेंगे तो वो 10.6% है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो यहां पर एनडीए का समीकरण आपको मजबूत दिखता है, लेकिन आपको यह भी दिखता है कि बीजेपी के कैंडिडेट जो महागठबंधन के परंपरागत वोटर होते हैं एमओआई, उसमें सेंधमारी करते हुए दिखते हैं, और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं राजमंगल प्रसाद, वो आपको एनडीए के परंपरागत वोटर्स जो हैं जिन जातियों के, उसमें सेंधमारी करते हुए दिखते हैं। और इसलिए यहां का चुनाव जो है वो रोचक होता है और कांटे का जो है वो होता चला जा रहा है। अभी इस बार ये दिलचस्प राकेश जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे
वीआईपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था और बहुत कांटे का मुकाबला था, तो वीआईपी भी बहुत मजबूत दावेदारी ठोकेगी लगता है यहाँ पर। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो यहाँ पर सहनी वोटर्स हैं, मतलब मल्लाह, केवट, सहनी, अगर इन सब को आप जोड़ लीजिए तो ये कम से कम 9 से 10% हैं, 1-2% ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 9 से 10% ये सिर्फ सहनी सरनेम जो है वो 8.2% है। तो ऐसी परिस्थिति में वीआईपी दावा तो कर सकती है, लेकिन देखिए लेफ्ट को उतनी सीटें लड़ने को मिलती नहीं हैं और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को और कम सीटें मिलती हैं। तो ऐसे में जबकि पिछले बार वो मुकाबले में रही है, ये सीट वो छोड़ेगी इसकी संभावना जो है वो कम दिख रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि यहां से सीपीआईएम ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि महागठबंधन में जो एक समझौता अघोषित या कह लीजिए कि अनौपचारिक तौर से बातचीत हुई है कि जहां हार जीत का मार्जिन 15,000 से ज्यादा हो वहीं हम या तो कैंडिडेट बदलेंगे या सिंबल बदलेंगे, नहीं तो जो जहां है वहीं रह जाएगा। तो अगर उस लिहाज से देखें तो पिपरा में सीपीआईएम के ही चुनाव लड़ने की संभावना मुझे दिख रही है। लेकिन पिपरा में कुल मिलाकर एक रोचक और रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। तो पिपरा में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा और सीटों का समीकरण क्या होगा, कौन कौन दावेदार होंगे और महागठबंधन की तरफ से कौन होगा और क्या वीआईपी भी एंट्री मारेगी, इन तमाम चीजों पर सबकी नजर रहेगी